नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि अध्याय संख्या 3 है, 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है उसकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे और इससे रिलेटेड नोट्स और एमसीक्यू के भी वीडियोज़ मैं अलग से बनाऊँगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की प्रकृति किस प्रकार की है, आप क्या सोचते हैं, और क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह है, मतलब एक ठोस गेंद है, अथवा यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, दोनों में से दो ऑप्शन दिया गया है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? अगर टेलीविजन पे नहीं देखा होगा आपने तो आप यूट्यूब पे देख लिए होंगे, है ना। अगर नहीं देखा है अभी तक आपने भी, तो इसको जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अच्छा, मतलब देखना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, है ना, जब चीज़ें अवेलेबल है, ज्ञान का इतना भंडार है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। आगे है कि पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है, अर्थात पृथ्वी का धरातल जो है उसकी जो बनावट है वो किसका परिणाम है। तो पृथ्वी के अंदर, अगर ये पृथ्वी की एक परत मान लें, तो ये अगर धरातल है, ठीक है, ये अगर धरातल है तो ये किसका परिणाम है, ये अंदर होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, और बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। बहिर्जात अर्थात बाहर से लगने वाले बल, और अंतर्जात अर्थात अंदर जो बल लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते रहती हैं, लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा, और अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। और आगे क्या है कि मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। ठीक है, और इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। तो जो भूदृश्य है, जो भूमि है पृथ्वी के ऊपर, किसी भी स्थान विशेष की जो भूमि है, उसके लिए हमें क्या जानना है, तो पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी के अंदर उस स्थान विशेष में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये हमें जानना आवश्यक है। और क्यों जानना आवश्यक है, ताकि मानव गतिविधियों को एक बेहतर आकार दिया जा सके और मानव जीवन उसी प्रकार ढाला जा सके, और मानव जीवन की जो क्रियाकलाप है उसको एक निर्धारित दिशा दी जा सके। इसके लिए भी हमें आवश्यक है पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों को समझना। ठीक है, और यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। अब तो समझ आ ही गया होगा कि कहीं मान लिए कि भूकंप बहुत ज़्यादा आता है या फिर कहीं सुनामी लहरें आती हैं, तो वहाँ जो निवास करते हैं लोग, उनको अपने आप को भी प्रिपेयर करना होगा। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको वहाँ की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो, तभी आप उस बारे में खुद को तैयार कर सकेंगे, है ना। कोई वैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसके लिए मनुष्य खुद को तैयार कर सके, इसलिए यह अध्ययन करना आवश्यक है। आगे है कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। ठीक है, परत दर परत ये विभाजित है। ठीक है, और यह भी जानना अत्यंत, क्या है अत्यंत, तो अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। क्यों यह रोचक है, क्योंकि भाई कोई अंदर जा ही नहीं सकता पृथ्वी की आंतरिक परतों में, तो क्या क्या ऐसा कार्य किया गया जिससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी में इतने किलोमीटर तक अंदर की ओर ये भूपर्पटी है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है और हम अपना अध्ययन अब प्रारंभ करते हैं। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या क्या है, तो पहले देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अब यही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाए, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि इतना फैक्ट नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फैक्ट दिया हुआ है, आपसे और कुछ फैक्ट रटने की उम्मीद नहीं है, मतलब अपेक्षा नहीं की जा रही है आयोग के द्वारा, आपसे वही फैक्ट पूछे जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आपको ये अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, और मेरी यह उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोग साथ में पेन और पेपर लेके बैठे होंगे और इसको आपने नोट भी किया होगा। ठीक है,
तो आगे है, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। और यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधार पर है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। तो कितने प्रकार के हो गए स्रोत? तो एक तो परोक्ष हो गया और दूसरा क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत देखेंगे। तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने हैं। ठीक है, कौन? धरातलीय चट्टाने अथवा वे चट्टाने हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष स्रोत। और दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना अर्थात डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना अर्थात इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और आज तक सबसे गहरा प्रवेधन अर्थात ड्रिल जो है वो कहाँ हुआ है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक अर्थात जो नॉर्थ पोल है उधर, और आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। ये अभी तक का सबसे गहरा जो ड्रिल है वो कहाँ हुआ है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, और कहाँ? तो कोला क्षेत्र में। कितना? तो 12 किलोमीटर। ठीक है, इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। आगे है कि ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। तो इसका आकलन थोड़ा सा कठिन है कि कितनी गहराई पर था वो ज्वालामुखी स्थित, या फिर वो मैग्मा कितनी गहराई पर स्थित था। ज्वालामुखी तो बाहर ही होगा ना, ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो बाहर होगा ज्वालामुख। और जो मैग्मा होगा वो कितनी गहराई से निकला है ये जानना या फिर ये अनुमान लगाना मुश्किल है, कठिन कार्य है। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। तो आगे है कि पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ गहराई जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, जितना और नीचे हम लोग जाएंगे उतना क्या तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, याद रखिए, तापमान, दबाव व घनत्व में इसी परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। और पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। ठीक है, तो पृथ्वी की मोटाई को ध्यान में रखा है और 3 आधारों पर आकलन किया गया है। कौन कौन से ये 3 आधार हैं? तो तापमान, दबाव एवं घनत्व। और इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। और आगे है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत कौन है? तो ये है उल्काएं। हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई उल्काएं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। और ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह अर्थात पृथ्वी बनी है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर और अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो गुरुत्व का मान क्या होता है? ये कहाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सभी जगह पर पृथ्वी पर समान रूप से नहीं होता है। ठीक है, या कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होता है। अब ये ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? तो पहले ये देखिए,
हमारी पृथ्वी क्या है, तो नारंगी के आकार में है ना, हमने यही तो अभी तक पढ़ा है। यहाँ बीच से चपटी है, ठीक है, बीच से चपटी है, अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चपटी है। ये मैंने तो इतना गंदा बना दिया है, एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम लोग अपनी पृथ्वी को ऐसे देखें, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गंदा बन रहा है मेरे से आज तो। अगर हम लोग ये देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, यहाँ पे ये पृथ्वी हमारी चपटी है, तो ये जो है ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। तो यहाँ से डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच तो कम ही है ना, बजाय कि क्या, भूमध्य रेखा के, ठीक है। इसीलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है। आपको यह लाइन एज इट इज अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है, ठीक है। अगर यही कथन आपको दे दिया जाए प्रीलिम्स में कि निम्न में से कौन से कथन सही है, पहला कथन क्या होगा कि ध्रुवों पर अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, और दूसरा कथन ये दे दिया जाए कि गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है, तो आपको क्या करना है, दोनों कथन को सही मानना है, ठीक है। तो हमें कथन और कारण या फिर केवल कथन उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास करते रहना है अध्याय के साथ साथ, ठीक है। आगे है, पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति अर्थात ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है, ठीक है। और गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है, और चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, किस पर, तो भूकंप पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है, तो यह अर्थ है इसका सामान्य भाषा में पृथ्वी का कंपन, ठीक है। यह एक प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं, तो ये है पी तरंगे, एस तरंगे, है ना, और फिर ये धरातलीय तरंगों की बात हो रही है, ठीक है। ये पहुँचने का समय दिखा रहा है और ये आयाम दिखा रहा है। तो देखते हैं आगे हम लोग, ये भूकंप अभिलेख का चित्र दिया हुआ था, ठीक है, कैसे रीडिंग होती है भूकंपीय तरंगों की। अब देखते हैं पृथ्वी में कंपन आखिर होता क्यों है, तो प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। कहाँ निकलती है, भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की सैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। अब यहाँ पे भ्रंश भी बता दिया गया कि किसको किसको या फिर किसे भ्रंश कहते हैं। तो आप लोग जरा एक दो भ्रंश के नाम बता दीजिए। आगे, भ्रंश के दोनों तरफ सैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, ठीक है। दोनों, अगर चट्टान है कोई सैल है, तो दोनों क्या कह रहा है यहाँ पे कि भ्रंश के दोनों तरफ सैलें विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक भ्रंश है तो ये सैल इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, और ये एक सैल है तो ये हो जाएगा इधर, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है भ्रंश, ठीक है, ये हम लोग भ्रंश मान लेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के सैल खंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, ठीक है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, तो ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है, और वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। जब दो सैलें, दो बड़ी चीजें एक दूसरे से अलग होंगी, भ्रंश ही मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया कि भ्रंश है, लेकिन ये दोनों चीजें जब आपस में एक दूसरे से अलग होंगी तो यहाँ से कोई तो ऊर्जा निकलेगी ना, ठीक है, कंपन भी होगा। तो जब यही कंपन होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और जहाँ से भूकंप आता है, धरातल पर महसूस होता है, उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसे अवकेंद्र अर्थात हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। और ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं, ठीक है। कहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ये ऊर्जा निर्मुक्त हुई, तो इसको क्या कहेंगे, उसको केंद्र कहेंगे, ठीक है। आगे क्या देख रहे हैं कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है, एपिसेंटर अर्थात अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर वाला सेंटर, यहाँ के इसे क्या कहेंगे, तो अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है, अधिकेंद्र। आगे देखते हैं हम लोग कि अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगे अर्थात अर्थक्वेक वेव्स। तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर में आते हैं। इसी अध्याय में आप आगे पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये हम लोग पृथ्वी को मान लें और ये एक परत मान लें, तो यहाँ से जो 200 किलोमीटर की गहराई तक जो परत हमें मिलेगा उसको क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाने की बात की जा रही है। आगे है कि भूकंप मापी यंत्र अर्थात सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों का अभिलेख करता है। और चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र कर्व दिखाता है, जो हमने ऊपर देखा था, पीएस और धरातलीय तरंगे। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। बुनियादी तौर पर कौन कौन? तो भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। अब देखते हैं कि भूगर्भिक तरंगे क्या होती हैं। आपको यहाँ पे तुरंत लिखना है कि सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? ऐसे आप पहला डालिए यहाँ पे। ठीक है, पहला कौन सा? भूगर्भिक तरंगे और दूसरा धरातलीय तरंगे। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए आप। कुछ तो लिखिए, लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आगे है भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। भूगर्भिक तरंगे कब निकलती हैं? तो हमने देखा था कि जो उद्गम केंद्र होता है तो वहाँ से जब ऊर्जा निकलता है तो उसको क्या कहेंगे? भूगर्भिक तरंगे। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अगर ये पृथ्वी है और ये क्या है? उद्गम केंद्र, तो ऐसे क्या निकलेगा? भूगर्भीय तरंगे निकलेंगी। ठीक है, और सभी दिशा में आगे बढ़ेंगी। और भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय सैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे। किसके किसके मध्य? तो भूगर्भिक तरंग एवं धरातलीय सैल, जो सैल है ना, जो सैल हम लोग ऊपर देख रहे थे, तो इनके मध्य एक प्रक्रिया होगी, और जो प्रक्रिया एक अन्योन्य क्रिया होगी, जिसके कारण क्या हो जाएंगी? नई तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, जिन्हें क्या कहेंगे? धरातलीय तरंगे हो जाएंगी, कहेंगे। ठीक है, तो धरातलीय तरंगे किसका परिणाम है? तो भूगर्भिक तरंग और धरातलीय सैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया का परिणाम है क्या? तो धरातलीय तरंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या है कि ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता है, अर्थात तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर, पदार्थ के घनत्व पर। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगे भी कितनी प्रकार की होती हैं? 2। तो कौन कौन? तो इन्हें पी और, देखते हैं कौन से भाग में बांटा गया है, पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। ठीक है, पी तरंगे क्या करती हैं? तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। किनको कहते हैं प्राथमिक तरंगे? तो पी तरंगों पे। ठीक है, आपको अब एक जगह ऐसे सब हेडिंग डालना है, पी तरंग। ठीक है, इसकी विशेषता आपको लिख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या है कि यह तीव्र गति से, पहला लिखिए, तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, और तीसरा इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, और ये ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ठीक है, ये गैस। चौथा, यहाँ पे ये सारे अच्छे से इसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं पी तरंगों के, कि ये ध्वनि तरंगे होती है। चौथा क्या है? और पांचवा क्या है कि ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। तो ये सारे आप किस में लिखेंगे? पी तरंगों में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एस तरंग क्या है। तो एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं, और ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, और पी क्या कहलाती थी? प्राथमिक तरंगे। ठीक है, और एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। ठीक है, कौन? तो एस तरंगे। और एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। ठीक है, आगे है तो परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हमने देखा कि इस तरंगे कहाँ ट्रेवल करती है? मात्र तो ठोस में ही वो ट्रेवल करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आएंगी, लेकिन आवर्तन में क्या हो जाएगा कि वो फिर से कई दिशाओं में चलने लग जाएंगी। आगे भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है, और धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं, और ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है, कौन? तो धरातलीय तरंगे, और इनसे सैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं।
तो ये पी और एस क्या है, तो ये भूगर्भीय तरंगे हैं। ये भूगर्भीय तरंगों को दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन, पी और एस, तो हम लोगों ने देख लिया। और फिर धरातलीय तरंगों को हमने देखा कि वो कैसे बनती हैं, उसको भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा क्या कि, एक मिनट, कि भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। और नेक्स्ट है कि धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं और ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कथन में कि धरातलीय तरंगे भूकंपीय तरंगों की अपेक्षा अधिक विनाशकारी होती हैं, तो आपको सही लगा के आना है, ठीक है। और इनसे क्या होता है, शैलें विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो शैलों में कंपन पैदा हो जाती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है और यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, ठीक है। जिस ओर गति हो रहा होता है उसी ओर पदार्थ पर यह दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। क्या हो जाता है, पदार्थ का घनत्व बदल जाता है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है, ठीक है। क्या होता है, किससे, तो पी तरंगों से क्या हो जाता है, संकुचन हो जाएगा, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसका स्वरूप छोटा हो जाएगा, या फिर फैलाव हो जाएगा, ठीक है, या फिर फैलाव हो जाएगा। आगे है, अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं और इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार, कौन, उभार व गर्त बनाती हैं, कौन, तो इस तरंगे, ठीक है। और धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र क्या होता है, तो भूकंप लेखी यंत्र अर्थात सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग, क्या होता है, कोई भी भूकंपीय तरंग पी तरंगों के पहुंचने, एक मिनट, कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती और ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है। जहाँ पे कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होगा, दर्ज नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो कैसे, तो विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चला है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। तो कैसे देखेंगे, तो 3.2 अ और ब में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है और यह देखा जाता है कि किसी भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं और भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको इधर देखना है, ठीक है, ठीक है, पी तरंगों को पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। तो हम लोग यहाँ जरा देख ले, तो ये क्या है, पी तरंग का छाया क्षेत्र है ये, और फिर यहाँ पे है, यहाँ से पी तरंगे प्राप्त की जाती हैं, ये दिखा रहा है, ये क्रोड है, पी तरंग का छाया क्षेत्र है ये, ठीक है, और ये एस तरंगों का किरण पथ है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्रत्यक्ष पी तरंगों का अभाव हो जा रहा है। तो मूलतः आप मान लीजिए वह छाया क्षेत्र से आशय वह है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर तरंग का अभाव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं और किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ 28 पर दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे भूकंप के प्रकार, तो इसमें है कि सामान्यतः विवर्तनिक अर्थात टेक्टोनिक भूकंप, पहला कौन सा हम लोग प्रकार देख रहे हैं, तो टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। तो पहला हो गया विवर्तनिकी भूकंप, और ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगर ये भ्रंश तल है यहाँ पे और चट्टाने और किनारे सरक गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवर्तनिकी भूकंप आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी जन्य अर्थात वोल्केनिक भूकंप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। और नेक्स्ट है कि खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नियात भूकंप, ठीक है, अर्थात कोलैप्स भूकंप, कोलैप्स क्या, अर्थक्वेक। और नेक्स्ट है कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है, इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं, एक्सप्लोजन भूकंप।
और जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें कहते हैं बांध जनित भूकंप, ठीक है, रिजर्वियर इंड्यूस्ड। तो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं, आगे है भूकंप की माप। तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला हो गया भूकंपीय तीव्रता और दूसरा हो गया आघात की तीव्रता। और भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, ठीक है। और क्या है, इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और आघात की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के क्या, तो इसमें दिया हुआ है कि मर्केली के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। और इन झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कैसे निर्धारित की जाती है? तो झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि के द्वारा, और इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। और वो वाला नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ा था इससे पहले वाला, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, रिक्टर स्केल, तो इसमें क्या होती है भूकंप की तीव्रता 0 से 12, ठीक है। और इसमें मर्केली स्केल में 1 से 12, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भूकंप के प्रभाव। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप हैं भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन या पंखस्खलन, मृदा द्रवण और धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंधों के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना एवं ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी, है ना। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये हो गया अधिकेंद्र, ठीक है। और इधर अपना इंडिया, प्यारा भारत, ये ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य दिया हुआ है, मोरेना तट भारत में। ये कब का है? ये जहाँ तक मुझे लग रहा है 2004 का है, ठीक है। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है, उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभाव में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उसी क्षेत्र में होने वाले जन धन व हानि से समझा जा सकता है, ठीक है। और सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में क्या है, तो ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं भूकंप की आवृत्ति। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं कि प्रायः यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पृथ्वी की संरचना, और उसमें हमें पढ़ना है पहला कौन सा, तो भूपर्पटी। कौन सा? तो क्रस्ट, दी क्रस्ट। तो यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर अर्थात ब्रिटल भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक विस्तारित है। कौन भाई? तो भूपर्पटी अर्थात दी क्रस्ट। और मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? तो लगभग 70 किलोमीटर, ठीक है। हिमालयी पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? तो 70 किलोमीटर। और भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है, और इसका क्या है, इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, भूपर्पटी का घनत्व कितना है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित है, और महासागरों के नीचे इनका घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो ये हमने कहाँ देखा? ये महाद्वीपों के नीचे। थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितना है? 70 किलोमीटर। और भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है, और इसका क्या है? इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। और महासागरों के नीचे कितना है? किससे बना है? तो बेसाल्ट से बना है, और इसका घनत्व महासागरों के नीचे कितना है? 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भूपर्पटी, तो 0 से 100 किलोमीटर मोटी है ये, और यहाँ तक दुर्बलता मंडल है, ठीक है। और 200 किलोमीटर तक क्या था? स्थल मंडल, जिसमें क्या क्या आता है?
स्थल मंडल में है भूपर्पटी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल, ठीक है। और ये क्या क्या आ जाएगा, तो भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, ये तीन है संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो हमने भूपर्पटी देख लिया अर्थात क्रस्ट देख लिया, अब हम लोग मेंटल देखेंगे। तो इसको भी देखते हैं हम लोग कि भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। यह मोहो असंतात्य, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ से भूपर्पटी से अलग हो रहा है, किसके द्वारा, यहाँ से मेंटल जब प्रारंभ होता है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो ये किससे अलग होता है, मोहो असंतात्य के से अलग होता है, ठीक है। और मेंटल जो है वो क्रोड से किससे अलग होता है, तो इसको आपको याद रखना है गुटेनबर्ग से, ठीक है। मोगू आपको याद रखना है, मोगू, ठीक है। मोहो से कौन अलग होगा, तो भूपर्पटी और मेंटल और क्रोड को कौन अलग करेगा, तो ये करेगा गुटेनबर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि फिर से भूपर्पटी को, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी मैं बता दे रही हूँ, इसको बाद में विभाजित किया जाएगा किस पुस्तक में। तो भूपर्पटी आपस में किससे विभाजित है, तो वो है, ठीक है, वो है कोनराड असंतात्य, ठीक है। और मेंटल किससे है, मेंटल है रेपेटी से, आपस में विभाजित है मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल किससे विभाजित है, तो ये है रेपेटी से। और क्रोड किससे विभाजित है, तो ये है लेहमन से, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा, भूपर्पटी मेंटल से विभाजित है मोहो से, मेंटल विभाजित है क्रोड से, गुटेनबर्ग से। आपको शॉर्टकट बता दूं, तो भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड विभाजित है, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, मोगू, ठीक है, मोगू। अर्थात भूपर्पटी और मेंटल किससे विभाजित है, तो मोहो असंतात्य से, और मेंटल और ये क्या था, क्रश मेंटल कोर, ठीक है, कोर या क्रोड, तो ये किससे विभाजित है, तो गुटेनबर्ग से। और वो आपस में कैसे विभाजित होंगे, तो उसको आपको याद रखना है कोरल, ठीक है, कोनराड असंतात्य, रेपेटी असंतात्य और फिर लेहमन असंतात्य। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है, और एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है, और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व तो भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक है, किसका, दुर्बलता मंडल का, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी अधिक है इसका घनत्व। आगे है भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फेयर कहलाते हैं, ठीक है। और इसकी मोटाई कितना है, 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, किसकी मोटाई, तो स्थल मंडल की। और निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, और यह ठोस अवस्था में है, ठीक है। निचला मंडल क्या है, ठोस अवस्था में। तो यहीं से प्रश्न अगर बना दिया जाए तो आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए हम सभी को। आगे हम लोग चलते हैं, क्रोड देखते हैं या फिर द कोर देखते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर हमने देखा, अब देखते हैं कोर, कि जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है, ठीक है। तो क्रोड व मेंटल की सीमा कहाँ तक विस्तारित है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, ठीक है। क्रोड व मेंटल की सीमा कहाँ पे स्थित है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर। और बाह्य क्रोड अर्थात आउटर क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड क्या है, ठोस अवस्था में। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। बाह्य कोर या फिर क्रोड बोलेंगे कौन सा है, तो बाह्य क्रोड है तरल अवस्था में, और आंतरिक क्रोड क्या है, तो यह है ठोस अवस्था में, है ना। अब आगे देखते हैं, मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। तो मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व कितना है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। वहीं केंद्र में कितना है, तो 6300 किलोमीटर की गहराई तक कितना है ये चट्टानों का घनत्व, तो यह 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इससे क्या पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकल व लोहे का बना है, और इसे किस परत के नाम से जानते हैं, तो नीफे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसमें देखते हैं कितना सारा चैप्टर है, तभी मैं थोड़ा सा कवर करूँगी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। तो खैर हम लोग आज के इस वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं, और इसका जो पार्ट सेकंड है वो जल्द ही आ जाएगा। और इसमें हम लोग पार्ट सेकंड में देखेंगे ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल, और ये अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग ऐसे ही स्किप नहीं कर सकते हैं।
बाकी आज का ये फर्स्ट जो पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी का, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।